देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ के पहाड़ जितने खूबसूरत और मनमोहक हैं, उनके सीने में उतने ही गहरे और खौफनाक राज दफन हैं। इन शांत वादियों में जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई अनकही कहानी सुना रही हो। लेकिन क्या होता है जब ये खूबसूरत पहाड़ किसी इंसान को हमेशा के लिए निगल लें? कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत ट्रैकिंग ट्रिप पर जाते हैं। आप घने जंगलों और बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं और आपका एक साथी गायब है। कोई चीख नहीं, कोई सुराग नहीं, बस पहाड़ों का वो डरावना सन्नाटा। नोएडा से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल के ट्रैक पर गई बबीता पांडे के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। पहाड़ों का सबसे खौफनाक सर्च ऑपरेशन चला, जिसने पूरे देश की सांसें अटका दी। आखिर उस 11,000 फीट की ऊंचाई पर क्या हुआ था? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों में घटी एक ऐसी सच्ची, खौफनाक और रहस्यमय घटना है जो हर उस इंसान की रूह कपा देगी जो पहाड़ों में घूमने का शौक रखता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम इस रहस्य की एक एक परत उधेड़ेंगे। ये दर्दनाक घटना शुरू होती है नैनीताल जिले के रामनगर चिलिकिया गांव की रहने वाली बबीता पांडे से। 24 वर्षीय बबीता कोई आम लड़की या नौसिखिया नहीं थी। वो बेहद होनहार, महत्वाकांक्षी और जीवन से भरी हुई छात्रा थी, जो दिल्ली एनसीआर नोएडा में रहकर अपने सपनों की उड़ान भर रही थी और एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन बबीता की रगों में पहाड़ों का खून दौड़ता था। उन्हें प्रकृति, पहाड़ों और एडवेंचर से बेहद प्यार था। शहरों की भागदौड़, कंक्रीट के जंगलों और कॉलेज की चारदीवारी से दूर जब भी उन्हें वक्त मिलता, वे अपना बैकपैक उठाती और वापस अपनी मिट्टी, अपने पहाड़ों की ओर निकल जाती थी। उनके लिए ट्रैकिंग सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि खुद को तलाशने और मानसिक शांति पाने का एक जरिया था। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैकिंग की खूबसूरत तस्वीरें साझा करती थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनका ये जुनून ही उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाएगा जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। मई 2026 का आखिरी हफ्ता, जब दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही थी और लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे थे, तब बबीता ने पहाड़ों की उस ठंडी और सुकून भरी हवाओं के बीच जाने का फैसला किया। इस बार के एडवेंचर के लिए उन्होंने उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल को चुना। इस बार वो अकेली नहीं थी। इस रोमांचक सफर के लिए उनके साथ उनके दो और साथी मौजूद थे, हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह। 25 मई 2026 को ये ग्रुप नोएडा की उस भीड़ भाड़ से दूर देवभूमि उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल एक खुशनुमा सपने जैसा था। इन तीनों ने उत्तरकाशी की खूबसूरत वादियों में वक्त बिताया। उन्होंने हर्षिल की सेब की घाटियों, लामा टॉप के दुर्गम रास्तों और पवित्र गंगोत्री धाम की यात्रा की। वहाँ की बर्फीली हवाएं, बहती भागीरथी नदी की आवाज़ और हंसते मुस्कुराते हुए खींची गई दर्जनों तस्वीरें, सब कुछ परफेक्ट थी। किसी को क्या पता था कि कैमरे में कैद हो रही ये तस्वीरें बबीता की जिंदगी की आखिरी यादें बनने वाली हैं। इसके बाद उनका अगला और आखिरी पड़ाव था दयारा बुग्याल। 29 मई 2026 को ये दल भारी बैकपैक के साथ ट्रैकिंग करते हुए दयारा बुग्याल ट्रैक पर स्थित गोई बेस कैंप पहुंचा। भूगोल के नज़रिए से समझे तो गोई बेस कैंप समुद्र तल से लगभग 11 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये कैंप चारों तरफ से घने ओक यानी कि बांज, देवदार और बुरांश के बीड़ जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ का इलाका बेहद ऊबड़ खाबड़ है और कुछ ही दूरी पर सैकड़ों फीट गहरी अंधी खाइयां मौजूद हैं। थका देने वाली खड़ी चढ़ाई के बाद इन तीनों ने गोई बेस कैंप के उस वीरान इलाके में अपना टेंट लगाया। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था। पहाड़ों पर अंधेरा इतनी जल्दी और इतना गहरा छाता है कि इंसान को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। 12,000 फीट की ऊंचाई पर शहरों जैसी कोई रोशनी नहीं होती। आसमान में सिर्फ टिमटिमाते तारे होते हैं और चारों तरफ पसरा होता है एक डरावना घुप अंधेरा। गोई बेस कैंप के बाहर उस वक्त सिर्फ बर्फीली और सर्द हवाओं के चीखने की डरावनी आवाजें आ रही थी। तापमान तेजी से गिरकर शून्य के करीब पहुंच चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और हरमनपाल व हरमनप्रीत के आधिकारिक बयानों के मुताबिक उस रात तीनों अपने टेंट के अंदर आराम कर रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। बबीता अपने स्लीपिंग बैग में थी, कानों में ईयरफोन लगे थे और वो मोबाइल पर गाने सुन रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, सब अपनी अपनी मस्ती में मग्न थे। अचानक रात के उसी अंधेरे में बबीता टेंट से बाहर निकली। शायद वो किसी प्राकृतिक काम के लिए उठी थी या नेटवर्क तलाशने के लिए बाहर गई होगी। उसके दोस्तों ने सोचा कि पहाड़ों पर ये आम बात है, वो कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगी।
उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन वो मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल गए। सर्द हवाएं चलती रहीं, रात गहराती गई और अंत वो डरावनी रात सुबह में तब्दील हो गई। लेकिन बबीता वापस नहीं लौटी। वो रात के 11 बजे का वक्त उस ट्रैकिंग ट्रिप का वो आखिरी पल बन गया जब बबीता को किसी ने आखिरी बार जिंदा देखा था। 12,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां इंसान के अलावा सिर्फ खूंखार जंगली जानवर, भालू, गुलदार और मौत को दावत देती गहरी खाइयां हैं, वहां एक 24 साल की नौजवान लड़की रात के उस खौफनाक अंधेरे में हवा में कैसे गायब हो गई। अगली सुबह 30 मई, सूरज की पहली पीली किरण जब गोई बेस कैंप के टेंट पर पड़ी तो हरमनपाल और हरमनप्रीत की नींद खुली। उन्होंने आंख मलते हुए देखा कि बबीता का स्लीपिंग बैग खाली पड़ा है। शुरुआत में इंसान का दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचता है। उन्हें लगा कि बबीता शायद पहाड़ों में सनराइज की खूबसूरत तस्वीरें खींचने के लिए सुबह सुबह आसपास ही कहीं गई होगी। वे टेंट से बाहर निकले। पहाड़ों की सुबह बेहद शांत होती है। उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई, कुछ पगडंडियों पर जाकर देखा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, धूप तेज होने लगी और वक्त बीतने लगा, उनकी घबराहट खौफ में बदलने लगी। उन्होंने जोर जोर से आवाजें लगाईं, बबीता बबीता, लेकिन जवाब में सिर्फ देवदार के पेड़ों से टकराकर वापस आती उनकी खुद की गूंजती हुई आवाजें ही सुनाई दे रही थी। जंगल की उस खामोशी ने उन्हें अंदर तक डरा दिया था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरुआती 24 घंटे सबसे अहम होते हैं, जिन्हें गोल्डन आवर्स कहा जाता है। इन घंटों में इंसान के जिंदा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जब काफी तलाश के बाद भी बबीता का कोई अता पता नहीं चला और वो गोल्डन आवर्स बीतने लगे, तो उन्होंने भागकर इसकी सूचना स्थानीय वन विभाग की चेक पोस्ट और अपनी ट्रैकिंग एजेंसी को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उत्तरकाशी पुलिस को इमरजेंसी संदेश भेजा गया। पुलिस स्टेशन मनेरी में बबीता की गुमशुदगी की आधारिक रिपोर्ट दर्ज की गई और ठीक यहीं से शुरू हुआ उत्तराखंड पुलिस प्रशासन और बचाव दलों का वो महा सर्च ऑपरेशन, जिसने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही पुलिस की जांच शुरू हुई और दस्तावेजों को खंगाला गया, दयारा बुग्याल के ट्रैकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा, काला और सिस्टम को शर्मसार कर देने वाला सच दुनिया के सामने आ गया। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर जाने के लिए वन विभाग से आधिकारिक परमिट लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। ये परमिट इसीलिए दिया जाता है ताकि प्रशासन को पता रहे कि जंगल में कितने लोग मौजूद हैं और उनके साथ कौन सा प्रमाणित गाइड है। जब पुलिस ने उस ट्रैकिंग एजेंसी, जिसका नाम ब्रो माउंटेन्स था, के कागजातों की बारीकी से जांच की तो उनके होश उड़ गए। जांच में साफ हुआ कि एजेंसी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी परमिट बनवाया था। घोटाला यही नहीं रुका। माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के सख्त नियमों के मुताबिक किसी भी दल के साथ एक लोकल प्रशिक्षित और पेशेवर गाइड का होना अनिवार्य है, जो उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि जिस लोकल गाइड का नाम उस फर्जी परमिट पर लिखा था, वो असल में उस पूरे ट्रैक के दौरान वहां मौजूद ही नहीं था। इस खुलासे ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। बिना किसी गाइड के 12,000 फीट की जानलेवा ऊंचाई पर 3 अनुभवहीन युवाओं को भगवान भरोसे मरने के लिए छोड़ देना सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य था। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और वन विभाग ने तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए ब्रो माउंटेन्स ट्रैकिंग एजेंसी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और उसे राज्य की सभी एडवेंचर गतिविधियों से ब्लैक लिस्ट कर दिया है। लेकिन सवाल ये था कि ये कागजी और प्रशासनिक कार्रवाई बबीता को वापस लाने के लिए काफ़ी थी। क्या इसी लापरवाही और रात के समय बिना गाइड के कैंप में अकेले होने की वजह से बबीता रास्ता भटकी और किसी अनजान खाई का शिकार हो गई? बबीता के लापता होने की खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। प्रशासन पर भारी दबाव था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 12,000 फीट की उस निर्दयी ऊंचाई पर एक ऐसा महासर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जिसकी मिसाल भारत के रेस्क्यू इतिहास में मिलना मुश्किल है। जमीनी तलाश। SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के स्नो और माउंटेन रेस्क्यू एक्सपर्ट्स, NDRF, ITBP के कमांडोज, राजस्व पुलिस और वन विभाग के 150 से ज़्यादा प्रशिक्षित जवानों को दयारा बुग्याल के उन बेहद जंगलों में उतार दिया गया। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर झाड़ियों, गुफाओं और पत्थरों के बीच चप्पा चप्पा छाना। हवाई और तकनीकी स्कैनिंग। इंसान की आंखें जहां तक नहीं पहुंच सकती, वहां तकनीक का सहारा लिया गया। आसमान से अत्याधुनिक हाई रेजोल्यूशन ड्रोन कैमरे लगातार उन 1000-2000 फीट गहरी खाइयों की स्कैनिंग कर रही थी, जहां इंसान का पहुंचना और जिंदा वापस आना नामुमकिन था।
ड्रोन की फुटेज का एक एक फ्रेम बेस कैंप में बैठे अधिकारी चेक कर रहे थे। डॉग स्क्वाड, पुलिस के बेहतरीन खोजी कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से मंगाए गए बबीता के कपड़ों को सुंघाकर पूरे जंगल में दौड़ाया गया। लेकिन पहाड़ों की सर्द हवाओं और ओस में इंसान की गंध बहुत जल्दी मिट जाती है, जिससे कुत्तों को भी कोई खास सुराग नहीं मिल सका। गोताखोरों की खतरनाक एंट्री। गोई बेस कैंप के पास एक प्राकृतिक झील और पहाड़ों के बीच बने कुछ गहरे पानी के गड्ढे मौजूद थे। पुलिस को शक हुआ कि क्या रात के गुप अंधेरे में बबीता का पैर फिसला और वो बर्फीले पानी में तो नहीं गिर गई। इसके लिए विशेष गोताखोरों की टीम बुलाई गई। पीले रेनकोट और ऑक्सीजन सिलेंडर पहने एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन गहरे तालाबों और दलदलों की खाक छान मारी। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह थी कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और फिर 20 दिन बीत जाने के बाद भी इस महाअभियान का नतीजा 0 रहा। इतने विशाल ऑपरेशन के बावजूद ना बबीता का कोई स्वेटर मिला, ना उनका आईफोन, ना उनके ट्रैकिंग शूज का कोई निशान, ना खून की कोई बूंद और ना ही शरीर का कोई हिस्सा। एक जीता जागता इंसान हवा में कपूर की तरह कैसे उड़ सकता है? जब 150 जवान, ड्रोन और कुत्ते मिलकर भी एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो फोरेंसिक एक्सपर्ट और माउंटेनियरिंग विशेषज्ञों ने विज्ञान और भूगोल के नज़रिए से इस मामले को समझना शुरू किया। आखिर एक इंसान पहाड़ों से बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है? द साइकोलॉजी ऑफ पैनिक, घबराहट का मनोविज्ञान। विशेषज्ञों का मानना है कि रात 11 बजे जब बबीता टेंट से बाहर निकली होगी तो वो शायद मुख्य पगडंडी से सिर्फ कुछ कदम दूर गई होगी। लेकिन पहाड़ों का अंधेरा डिसओरिएंटिंग, भ्रमित करने वाला होता है। जब कोई व्यक्ति अंधेरे में पलटकर अपने टेंट को नहीं देख पाता तो उसके अंदर भयंकर पैनिक पैदा होता है। विज्ञान कहता है कि पैनिक में इंसान का दिमाग तर्क करना बंद कर देता है। सही रास्ते पर वापस आने की बजाय बबीता शायद डर के मारे उल्टी दिशा की तरफ भागने या फिर चलने लगी होगी। द कैनोपी इफेक्ट। दियारा बुग्याल के जंगल ओक और देवदार के पेड़ों से भरे हैं। इन पेड़ों की छतरी इतनी घनी होती है कि आसमान से ड्रोन कैमरे भी जमीन को नहीं देख पाते। अगर कोई इंसान इन झाड़ियों के बीच गिर जाए या फंस जाए तो वो ऊपर से कभी नजर नहीं आएगा। गहरी और अंधी खाइयाँ। पहाड़ों पर कई ऐसी खाइयाँ होती हैं जो ऊपर से घास या पत्तों से ढकी होती हैं, जिन्हें ब्लाइंड जंप या सिंक होल कहा जाता है। एक गलत कदम और इंसान सीधे 500 फीट नीचे ऐसी संकरी दरार में जा गिरता है जहां तक पहुंचना इंसानी क्षमता के बाहर है। जंगली जानवरों का पैटर्न। अगर किसी गुलदार या भालू ने हमला किया होता तो निश्चित रूप से वहाँ संघर्ष के निशान होते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई इंसान हाइपोपोथर्मिया यानी कि ठंड से मौत का शिकार होकर गिर जाता है तो जंगली जानवर उस शरीर को मीलों दूर किसी गुफा या मांद में खींच ले जाते हैं, जिससे मुख्य ट्रैक पर कोई निशान नहीं मिलता। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का पहला उसूल होता है, जब कोई इंसान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है तो शक की सुई सबसे पहले उनके साथ मौजूद आखिरी लोगों पर जाती है। इस मामले में बबीता के साथ गए दोनों दोस्तों हरमनपाल और हरमनप्रीत को पुलिस ने अपने रडार पर लिया। उनसे अलग अलग बिठाकर कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस ने उनके बयानों को बार बार क्रॉस चेक किया ताकि किसी भी झूठ को पकड़ा जा सके। नोएडा और रामनगर में बैठे बबीता के परिवार, खासकर उनकी मां और भाई हर्षित पांडे ने स्पष्ट रूप से इन दोनों दोस्तों पर गहरा शक जताया। एक परिवार के नजरिए से उनके सवाल बिल्कुल जायज और तर्कसंगत थे। रात के 11 बजे बबीता अकेले टेंट से बाहर क्यों जाएगी? अगर वो बाहर गई तो टेंट की जिप खुलने की आवाज़ उसके दोस्तों को क्यों नहीं सुनाई दी? जब वो 15-20 मिनट तक वापस नहीं आई तो दोस्तों ने तुरंत टॉर्च लेकर उसे बाहर क्यों नहीं ढूंढा? वो सुबह होने का इंतजार क्यों करते रहे? परिवार ने भयंकर आशंका जताई कि कहीं बबीता के साथ कैंप में कोई जघन्य अपराध, मारपीट या साजिश तो नहीं हुई। क्या उसे मारकर सबूत मिटाने के लिए किसी गहरी खाई में छिपा दिया गया है? परिवार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस से केस लेकर सीबीआई जांच की भी जोरदार मांग कर डाली। पुलिस की साइबर सेल ने सच्चाई जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया। बबीता, हरमनपाल और हरमनप्रीत के मोबाइलों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली गई। लेकिन यहाँ पहाड़ों का भूगोल सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन बन गया। 12,000 फीट की उस ऊंचाई पर ना तो प्रॉपर नेटवर्क आता है और ना ही जीपीएस ठीक से काम करता है। बबीता का फोन उसी रात स्विच ऑफ हो चुका था। उसकी आखिरी लोकेशन उसी गोई बेस कैंप के एक छोटे से दायरे 100-200 मीटर में मिली थी और उसके बाद इंटरनेट या नेटवर्क का कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लगा। जब विज्ञान, तकनीक, डॉग स्क्वाड और 150 जवानों की फौज नाकाम होने लगती है तो पहाड़ों के समाज में लोक कथाएं, अंधविश्वास और रहस्यमय किंवदंतियां जन्म लेने लगती हैं।
दियारा बुग्याल और उसके आसपास बसे रैथल और बारसू जैसे गांवों में एक बहुत ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी चर्चा ने जन्म ले लिया। स्थानीय ग्रामीण और बुजुर्ग दबी जुबान में कहने लगे कि बबीता को कोई इंसान, हत्यारा या जंगली जानवर नहीं बल्कि पहाड़ की परियां ले गई हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आंचरी नाम की परियों का गहरा विश्वास है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये परियां बेहद खूबसूरत होती हैं और बुग्यालों यानी घास के मैदानों में निवास करती हैं। उनका मानना है कि अगर कोई खूबसूरत जवान लड़की या लड़का चटक रंग के कपड़े पहनकर अकेले इन जंगलों या बुग्यालों में जाता है तो आंचरी यानी कि परियां उसे सम्मोहित करके हमेशा के लिए अपने साथ अदृश्य दुनिया में ले जाती हैं। इस अफवाह ने तब और तूल पकड़ लिया जब बबीता की मां का एक रुला देने वाला और दिल चीर देने वाला बयान मीडिया के सामने आया। एक स्थानीय पशुआ, वो व्यक्ति जिस पर लोक देवता अवतरित होते हैं, के माध्यम से ये दावा किया गया कि बबीता सुरक्षित है, वो किसी अदृश्य शक्ति के पास है और वो कुछ महीनों के बाद अपने आप वापस लौट आएगी। एक बेबस माँ जो हर तरफ से हार चुकी थी, उसने विज्ञान से ज्यादा इस दैवीय उम्मीद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हालांकि रेस्क्यू टीम के नोडल अधिकारियों जैसे माधव जोशी और पुलिस ने इन परियों की कहानियों का पूरी तरह से और सख्ती से खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये 21वीं सदी है। जांच एजेंसियों को अपना काम भौतिक साक्ष्यों, फोरेंसिक साइंस और लॉजिक के आधार पर करने देना चाहिए। इस तरह की अफवाहें केवल परिवार का दर्द बढ़ाती हैं, जांच की दिशा भटकाती हैं और असली कातिल अगर कोई है उसे छिपाने का मौका देती है। इस पूरे रहस्यमय घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक, रुला देने वाला और मार्मिक पहलू बबीता का परिवार है। रामनगर स्थित उनके घर में आज भी एक ऐसा मातम पसरा है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बबीता के पिता दिव्यांग हैं। कुछ साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी चलने फिरने की क्षमता खो दी थी। वे चाहकर भी अपनी जिगर के टुकड़े की तलाश में उन पहाड़ों पर नहीं जा सकते। उनकी बेबसी किसी भी इंसान की आंखों में आंसू ला सकती है। बबीता की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जब उन्हें पहली बार बबीता के लापता होने की खबर मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने नम आंखों से कांपते हुए बताया था कि बबीता से उनकी आखिरी बात 29 मई की दोपहर 2 बजे हुई थी। तब बबीता ने खुशी खुशी कहा था, माँ कल मैं ट्रैक खत्म करके घर आ जाऊंगी। लेकिन वो कल आज महीनों बाद भी नहीं आया। मनोविज्ञान में स्थिति को एम्बिजियस लॉस कहा जाता है। ये मौत से भी ज़्यादा भयानक होता है। जब किसी परिवार को लाश नहीं मिलती तो वे ना तो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर पाते हैं, ना रोकर शोक मना पाते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। दिमाग कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि शायद एक दिन दरवाजे की घंटी बजेगी और वो सामने खड़ी होगी। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी कानूनी त्रासदी भी जुड़ी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक लापता ना रहे, उसे कानूनी रूप से मृत घोषित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि बबीता का परिवार ना तो कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकता है और ना ही इस केस को बंद करवा सकता है। ये एक ऐसा घाव है दोस्तों जो हर दिन नया हो जाता है। आज महीनों का वक्त गुजर चुका है। दियारा बुग्याल में बर्फ गिर चुकी है और रास्ते बंद हो चुके हैं। इस केस ने जांच एजेंसियों और पूरे समाज के सामने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। सबूतों का पूर्ण अभाव। अगर बबीता खाई में गिरी तो 150 जवानों, ड्रोन और गोताखोरों को एक बाल या कपड़े का टुकड़ा तक क्यों नहीं मिला? सन्नाटे का सच। रात के अंधेरे में जब पहाड़ों पर एक छोटी सी आवाज भी गूंजती है तो बबीता के गिरने, चीखने या मदद मांगने की आवाज टेंट में मौजूद दोस्तों तक क्यों नहीं पहुंची? दोस्तों की खामोशी। क्या हरमनपाल और हरमनप्रीत सच में कुछ नहीं जानते, या फिर उस 11 बजे की रात में कुछ ऐसा हुआ था जिसे एक भयानक राज बनाकर उन देवदार के पेड़ों के बीच हमेशा के लिए दफन कर दिया गया? प्रशासनिक जवाबदेही। क्या फर्जी परमिट बनाने वाली ट्रैकिंग एजेंसियों पर सिर्फ कुछ जुर्माना लगाना और लाइसेंस रद्द करना काफी है? क्या उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? बबीता पांडे का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला केस आज भी पुलिस की फाइलों में अनसुलझा है। यह घटना सिर्फ एक गुमशुदगी की फाइल नहीं है, ये देवभूमि के ट्रैकिंग सिस्टम की भयानक खामियों, फर्जी एजेंसियों के खूनी लालच और हिमालय के उस क्रूर निर्दयी स्वभाव का जीता जागता सबूत है जो इंसानी गलतियों को कभी माफ नहीं करता। इंसान का विज्ञान, उसकी तकनीक, उसके ड्रोन्स और उसके मोबाइल फोन्स भले ही शहरों में कितने भी काम आते हों, लेकिन जब हिमालय अपने राज छिपाने पर आता है तो दुनिया की हर तकनीक घुटने टेक देती है।
जब तक बबीता की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती, पहाड़ों पर जाने वाले हर यात्री, हर ट्रैकर और हर युवा को इस दर्दनाक घटना से एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर कूल दिखने के लिए कभी भी अपनी जान दांव पर ना लगाएं, कभी भी बिना मान्यता प्राप्त और स्थानीय पेशेवर गाइड के ट्रैकिंग पर न जाएं, नियमों से खिलवाड़ न करें और फर्जी एजेंसियों के सस्ते पैकेजेस के लालच में ना पड़ें। खराब मौसम में या रात के घुप अंधेरे में कभी भी अकेले अपने कैंप से बाहर ना निकलें। अगर आपको बबीता पांडे के लापता होने की इस रियल खौफनाक और अनसुलझी घटना ने अंदर तक झकझोर दिया हो, तो इस सच्चाई को हर उस इंसान तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें जो पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। आपकी एक शेयरिंग शायद किसी और बबीता को खोने से बचा ले। ऐसी ही सच्ची ग्राउंड जीरो से निकाली गई, गहराई से शोध की गई और रोंगटे खड़े कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा सच का साथ दें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।